हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंटेस शाला बाय सेंटेसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्क। हाउ टू मेजर म्यूचुअल फंड रिस्क। म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है उसको मेजर कैसे करना है। आपने म्यूचुअल फंड रिलेटेड कम्युनिकेशंस में तो ये लाइन सुनी ही होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि रिस्क कौन कौन से हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूं, कुछ ऐसे मेजर्स मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे रिस्क बता दूं जिसको आप मेजर करके अपना एक डिसीजन ले पाएंगे कि अबे कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है और कौन से फंड में नहीं इन्वेस्ट करना है। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड है, हाउ टू मेजर म्यूचुअल फंड रिस्क। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ रिस्क मेजर, शार्प रेशो एंड आर स्क्वायर रेशो। आज हम इन सभी चीज़ों की बातें करेंगे, इन सबको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एज अ रिस्क मेजरमेंट टूल हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजन दैट वेयर टू इन्वेस्ट एंड विच फंड्स टू इन्वेस्ट एंड व्हाट इज़ द रिस्क इन दैट पर्टिकुलर फंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सबसे पहले समझते हैं रिस्क क्या है। देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग some part of the capital and even all of your capital is called risk। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हम निवेश करते हैं, उसमें रिस्क क्या होता है? उसमें रिस्क यही है कि जो हमारा किया गया इन्वेस्टमेंट है, जो हमने कैपिटल डिप्लॉय किया है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी वैल्यू कम हो जाए या उसकी वैल्यू इन एक्सट्रीम केसेस कैपिटल लॉस पूरा हो जाए। सो इसमें ये रिस्क है। जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी मार्केट वैल्यू, कैपिटल लॉस और जो हमारी कैपिटल मार्केट वैल्यू है उससे जब नीचे हम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन या जब हम बेचने जाएं तब उसकी वैल्यू कम मिले या कुछ भी ना मिले, दिस इज़ कॉल्ड रिस्क। ये रिस्क हर एसेट क्लास में होता है, किसी भी एसेट क्लास में रिस्क हो सकता है। और इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स चूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ताकि वो अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लो रिस्क टेकर चूज करेगा डेट फंड्स को, एक मीडियम रिस्क टेकर चूज करेगा हाइब्रिड फंड्स को, और एक जो हाई रिस्क टेकर होगा, जिसकी हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी, वो चूज करेगा इक्विटी फंड्स को, और उसमें भी स्मॉल कैप फंड्स को। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं एवरी म्यूचुअल फंड हैज सम डिग्री ऑफ रिस्क। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क तो है ही, चाहे वो लो रिस्क है, चाहे वो मॉडरेट रिस्क है। रिस्क अराइज कैसे हो जाता है, चलिए ये समझते हैं। रिस्क डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस पे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। रिस्क डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं। रिस्क डिपेंड करता है पॉलिटिकल सिचुएशंस पे, इकोनॉमी में पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। इवन जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, रिस्क इवन डिपेंड करता है कंपनी की कोर बिजनेस पे, कि कंपनी का कोर बिजनेस कैसा चल रहा है। और रिस्क ऑल्सो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे और कंपनी रॉ मटेरियल्स पे। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स मिल के एक रिस्क बनाते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे, ये जितने भी हैं, ये सब म्यूचुअल फंड्स के रिस्क के अंडर आते हैं। सारे आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, द गुड न्यूज़ इज दैट द रिस्क इज मेजरेबल। हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद हम दो फंड्स को चूज़ कर सकते हैं, हम दो फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं और फिर एक फंड्स को चूज़ कर सकते हैं, और जो बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दे रहा होगा हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगेन द रिस्क इज मेजरेबल। और इस वीडियो में मैं वो 5 रिस्क मेजर्स कवर करने वाला हूँ, जिसको देख के, जिसको मेजर करके आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जो आपके म्यूचुअल फंड सिलेक्शन प्रोसीजर में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो रिस्क मेजर्स कौन से हैं जो म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है बीटा का। देखिए, व्हाट इज बीटा? बीटा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ योर म्यूचुअल फंड इन रिस्पेक्ट टू द मार्केट। मार्केट का बीटा कहा जाता है इज ऑलवेज 1। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट का बीटा 1 है, योर पोर्टफोलियो या योर म्यूचुअल फंड बीटा इज फॉर एन एग्जाम्पल 1। तो जितना मार्केट मूव करेगी उतना ही रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट ने 1% दिया तो आपका रिटर्न, आपका म्यूचुअल फंड स्कीम भी 1% ही देगा। बट इफ योर म्यूचुअल फंड स्कीम हैज अ बीटा ऑफ 1.5% फॉर एन एग्जाम्पल, तो अगर मार्केट 1% रिटर्न देगी तो आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो 1.5% रिटर्न देगा। सो एक तरीके से हम उसको हाई बीटा बोलेंगे।
व्हेन इट कंपेयर्स टू द मार्केट, जब हम इसको कंपेयर करेंगे मार्केट से, तो हाई बीटा वो हो जाएगा जिसका मार्केट से ज़्यादा बीटा होगा, और लो बीटा म्यूचुअल फंड वो होगा जिसका मार्केट से कम बीटा होगा, और उसी हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस भी की जाएगी। एक लो बीटा फंड जिसको जैसे कि मैंने बताया अगर 0.9 है और अगर मार्केट 1% से बढ़ेगी तो ये फंड बढ़ेगा सिर्फ 0.9% से, और इंडेक्स फंड का बीटा हमेशा 1 होता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप एक लो बीटा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, बट अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप चाहेंगे हाई बीटा म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इन्वेस्ट करना जो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक हाई बीटा आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मार्केट से आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से ज़्यादा वाला रिटर्न आपको चाहिए तो आप हाई बीटा म्यूचुअल फंड स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बीटा इनहेरेंट रिस्क नहीं बताता है एक एसेट क्लास का, वो सिर्फ मूवमेंट बताएगा एज एन इंडेक्स की, एज ए मार्केट की। किस तरीके से जो मार्केट की मूवमेंट है उस हिसाब से आपके जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की मूवमेंट है वो कैसे हो रही है। तो सिर्फ आपको बीटा यही बताएगा, इंडिविजुअल किसी भी सिक्योरिटी का या इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड का जो रिस्क है वो नहीं बताएगा। इन रिस्पेक्टिवनेस जो मूवमेंट विद द मार्केट्स है वो आपको बीटा बताएगा। तो इसी हिसाब से जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं वो लो बीटा में जा सकते हैं, और जो एग्रेसिव या हाई रिस्क टेकर्स हैं वो हाई बीटा म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूँगा, नेवर लुक एट द बीटा इन आइसोलेशन व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं सेकंड मेजर ऑफ रिस्क की, जिसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा अपने आप में ही एक रिस्क मेजर नहीं है, बट हमेशा डिस्कस किया जाता है इसको बीटा के साथ, जो कि हमने अभी समझा। सो अल्फा निकालना मैं आपको बताता हूँ, अल्फा होता क्या है वो बताता हूँ। इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपके म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया 10% का रिटर्न और मार्केट ने रिटर्न दिया 8% का। सो यहाँ पर फंड मैनेजर ने +2% का अल्फा जनरेट करके दिया। अल्फा यानी कि फंड मैनेजर ने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आपको कमा के दिया है। मार्केट ने रिटर्न दिया है 8% का और आपके फंड ने रिटर्न दिया है 10% का। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक अल्फा दिया है जिसके लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अगर एक फंड कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर रहा है, सो हम ये मान सकते हैं कि दैट फंड इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वो मार्केट को बीट कर रहा है और एक्टिवली मैनेज अगर फंड है तो फंड मैनेजर का एक तरीके से ही है, उसको एक तरीके से कंपल्शन बन जाता है दैट ही हैज़ टू बीट द बेंचमार्क। सो एक्टिवली मैनेज जो फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टर ये चाहता है या इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न वो कमाएगा। और अगर एक अल्फा जनरेट कंसिस्टेंटली किसी भी फंड में हो रहा है तो दैट यू कैन कंसीडर इट एज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बट इन केस एक एक्टिवली मैनेज फंड्स प्रॉपर अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है, सो ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि आप बेटर है उस फंड से निकल जाएं और एक इंडेक्स फंड ही ले लें। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, अल्फा और बीटा दोनों ही पास्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड हैं। इनका फ्यूचर से कोई संबंध नहीं है। जो भी हम अल्फा देखते हैं, जो भी हम बीटा देखते हैं, वो प्रीवियस डेटा होता है। एक म्यूचुअल फंड में ये हो चुका है, इसका ये मतलब नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड ये हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं थर्ड मेजर ऑफ रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स, जिसको बोलते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कोरिलेशन को बताता है कि आपके फंड की परफॉर्मेंस की जो कोरिलेशन है वो कितनी कोरिलेटेड है विद इंडेक्स कोरिलेशन या विद इंडेक्स परफॉर्मेंस आई शुड से। आपके फंड की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से कोरिलेट कर रही है परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स से या परफॉर्मेंस ऑफ द बेंचमार्क से। जिस फंड का आर स्क्वायर 100 होता है, जिस फंड का आर स्क्वायर 100 होता है, उसको माना जाता है वो परफेक्टली कोरिलेटेड है आपके बेंचमार्क से। मतलब जिस हिसाब से बेंचमार्क ने रिटर्न दिया उसी हिसाब से ये फंड पर्टिकुलर फंड रिटर्न देगा। एक जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका आर स्क्वायर 99 और 100 हो सकता है, और देखा गया है कि जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं उनका आर स्क्वायर हमेशा 80 या लेस देन 80 ही होगा। अब देखते हैं कि इस आर स्क्वायर की इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं एज ए मेजर ऑफ टूल। चलिए समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इस टेबल के जरिए। अगर किसी एक्टिवली मैनेज फंड का आर स्क्वायर हाई है यानी कि 90 to 100 के बीच में है, इट मीन्स वो फंड इंडेक्स फंड की तरह मूव कर रहा है। इस हिसाब से उस एक्टिवली मैनेज फंड में बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो उस एक्टिवली मैनेज फंड की जो मूवमेंट हो रही है वो इंडेक्स फंड की तरह हो रही है और उसकी परफॉर्मेंस भी फिर इंडेक्स फंड की तरह ही आएगी। इस केस में हम इस फंड से निकल के
एक इंडेक्स फंड में शिफ्ट हो सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी सेम है एज इंडेक्स फंड और एक्सपेंस रेशो भी कम है। सो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में फिर से बताऊं, अगर आप एक एक्टिवली मैनेज फंड में बने हुए हैं जिसका R स्क्वायर 90-100 है तो आप हाई कॉस्ट दे रहे हैं। बेटर ये है कि आप इससे निकलें और एक इंडेक्स फंड में ही शिफ्ट हो जाएं जिसका R स्क्वायर 99 से 100 है। वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क की। स्टैंडर्ड डेविएशन कैप्चर करता है डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन रिटर्न ऑफ द स्कीम। अगर एक स्कीम ने 10% का रिटर्न दिया है और उसके एवरेज मीन रिटर्न से वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है ये हमें बताएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक स्कीम का हमने रिटर्न देखा 10% का, लेकिन कुछ महीने हो सकता है उसने -5% रिटर्न दिया हो और कुछ महीने हो सकता है उसने 10% से ऊपर रिटर्न दिया हो, तो एवरेज इज 10। जिस स्कीम की ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी वो स्कीम ज़्यादा रिस्कियर है। फॉर एन एग्जांपल हो सकता है, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने 20% का रिटर्न दिया और नेक्स्ट ईयर उस फंड ने 10% का रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड ने -10% का रिटर्न दे दिया। और एक दूसरी स्कीम है जो कंसिस्टेंटली 12, 13, 10% का रिटर्न दे रही है, तो आप देखोगे जो मेन रिटर्न से फ्लक्चुएशन जो स्कीम ए में हो रही है वो ज़्यादा है और जो म्यूचुअल फंड बी है उसकी जो स्कीम में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसके मेन रिटर्न से वो बहुत कम है। सो सिंपल सी बात है, जो हायर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो हाई रिस्क होगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी एंड दैट स्कीम शुड बी अवॉइडेड। सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं कि एवरेज मीन रिटर्न से वो कितना वोलेटाइल है। हायर द वोलेटिलिटी, रिस्कियर द स्कीम एंड शुड बी अवॉइडेड, lower the standard deviation, better the scheme and should be bought. So this is the normal thumb rule as far as standard deviation is concerned. और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, high volatility may not be a bad thing all the time. For an example, एक जो small cap fund है वो highly volatile होगा लेकिन आपको वो रिटर्न भी दे रहा होगा। और इस हिसाब से अगर आप लो स्टैंडर्ड डेविएशन फंड्स में जाते हैं, जो हाइब्रिड फंड है उसकी लो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी लेकिन आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। सो उसी हिसाब से अगर एक बहुत कम रिटर्न है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी है तो फिर वो आपको रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग 2 फंड 3 फंड्स कि किस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर किसी की हाई है लेकिन अगर रिटर्न भी ज़्यादा है तो आई सजेस्ट कि आप उस फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है और रिटर्न भी नहीं आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर थोड़ी है भी लेकिन वो स्कीम अगर अच्छा रिटर्न भी परफॉर्म कर रही है, स्टिल आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं शार्प रेशो की। शार्प रेशो हमें बताता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। क्या म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उसने अपनी एक्सपर्टीज से, वाइज डिसीजन से आपको पैसा बना के दिया है या उसने ज़्यादा रिस्क लिया है पैसा कमाने के लिए? दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंट है। एक पोर्टफोलियो जो ज़्यादा रिस्क लिया गया है रिटर्न कमाने के लिए, ऑफकोर्स सी बात है कि आप उस पोर्टफोलियो में पैसा नहीं लगाना पसंद करेंगे और आप उस पोर्टफोलियो में पैसा लगाना पसंद करेंगे जिसमें कम रिस्क लिया गया है लेकिन रिटर्न लगभग सेम है। शार्प रेशो यही बताता है। शार्प रेशो का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, रिटर्न ऑफ द स्कीम माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क जो हमारी जो स्कीम का रिटर्न है उसमें से हम रिस्क फ्री रिटर्न हटा देंगे। हम एक रिस्क फ्री का रिटर्न क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम एक रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगाकर एक रिस्क फ्री रिटर्न कमा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल 6% हम कमा सकते हैं। और अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अगर 15% या 16% कमा रहे हैं, सो ये जो एक्स्ट्रा हमने कमाया है 10%, इसके लिए हमने कितना रिस्क लिया, पर यूनिट कितना हमें रिस्क लेना पड़ा, शार्प रेशो यही बताता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हायर द शार्प रेशो बेटर इट इज़, बेटर द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस इट इज़। तो अगर आप दो फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका शार्प रेशो ज़्यादा होगा आप उस फंड को चूज़ कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस है। सो दो फंड्स में से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे हायर द शार्प रेशो बेटर इट इज़, और आप ज़्यादा शार्प रेशो वाला फंड चूज़ कर सकते हैं फॉर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। सो एक बार मैं आपके लिए सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाई अल्फा प्लस हाई शार्प ए कंसीडर किया जाएगा बेटर परफॉर्मेंस ऑफ फंड। लो बीटा एंड लो स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाएगा लोअर वोलेटिलिटी ऑफ द फंड। और हायर आर स्क्वायर कहा जाएगा बेटर कोरिलेशन विद द बेंचमार्क।
सो आई होप आपको ये जितने भी रिस्क मेजर टूल्स हैं म्यूचुअल फंड्स के वो आपको समझ आए होंगे, और ये सारे रिस्क मेजर टूल्स आप देख के समझ के डिप्लॉय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने का। सो अगली बार आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें, सो ये चीज़ें देखना ना भूलें, ये चीज़ें मेजर करना ना भूलें, और मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको फंड की फैक्ट शीट में मिलेंगी, आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें मिलेंगी। सो जब आप ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें देख के जज कर लेंगे, इन सारे पैरामीटर्स को जज कर लेंगे, सो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।